जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमारी नई प्रैक्टिस सेट या नई सीरीज चालू होने वाली है। इस सीरीज का नाम है माँ बापू का सपना सीरीज। जो सीरीज का मेन उद्देश्य है, अपने जो माँ बापू माता पिता ने जो सपना देखा है आपके लिए, आपकी वर्दी या आपको सरकारी नौकरी में देखने का उन्होंने सपना देखा है, उसको पूरा करने का समय है। तो उनको जो इस सीरीज के माध्यम से हमें सरकारी नौकरी पाने का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक मोटिवेशन कोट है। मोटिवेशन कोट क्या है? उठो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी क्लास। और हमारा पहला क्वेश्चन, तो आज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 5-5 क्वेश्चन लिए, टोटल 25 क्वेश्चन है। 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लिए है, 5-5 क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट से लिए। तो पहला हमारा क्या टॉपिक है? पहला हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी। पहला सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटी। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? क्या भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? अभी मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 448 है। लेकिन मूल संविधान में अगर बात करें तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे हमारे? मूल संविधान में अगर मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद है। ये आपको याद रखना। अगर एक और चीज बात करें, भाग, हम भाग की बात कर लेते हैं। संविधान में भाग कितने हैं? संविधान में भी दो, एक तो मूल संविधान में कितने भाग थे और वर्तमान में कितने भाग। मूल संविधान और वर्तमान में कितने भाग थे? तो वर्तमान मूल संविधान में 22 भाग थे, अभी भी 22 भाग है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी भी कितने? 22 भाग है, लेकिन इसके सब क्लोज और सभी को मिलाकर टोटल कितने हैं? 25। तो आपके जो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। भाग तो 22 ही है, लेकिन उसमें जैसे अपना 4 और 4 है, ये 2 है, लेकिन तो अंदर किसके 4 है कि अंडर ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 25 हो जाते हैं, लेकिन है कितने? अपने 22 ही। और अगर अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, तो हर जो फैक्ट है, हर क्वेश्चन के फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके सपने को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करा तो संविधान सभा के अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जी की अगर बात करें तो ये फर्स्ट कौन थे? हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति भी थे। पहले क्या थे? पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आपको याद रखना। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, ये कौन किसके थे? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के फर्स्ट पीएम, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना। और बी.एन. राव, बी.एन. राव बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार हमारे बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार की बात करें, किसके? संवैधानिक सलाहकार, तो वो कौन थे? बी.एन. राव। तो सभी व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? भारतीय संसद में जो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अगर धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय की बात करें तो पहले निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है अपने धन विधेयक पर अंतिम निर्णय? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और धन विधेयक केवल कहाँ पेश होता है? अगर केवल लोकसभा में पेश हो सकता। धन विधेयक की बात करें तो केवल यह लोकसभा में पेश हो सकता, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। यह बात आपको याद रखनी कि धन विधेयक केवल कहाँ पेश हो सकता है? लोकसभा में पेश हो सकता है। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष ही इसको अंतिम निर्णय देता है। अगर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष? हमारे ओम बिरला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या? संविधान की 8वीं अनुसूची वर्तमान में कितनी भाषा है? अगर 8वीं अनुसूची की बात करें संविधान में तो 8वीं अनुसूची की बात करें कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में मूल संविधान की अगर बात करें, मूल संविधान में 14 भाषा थी।
वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान की अपन बात करते हैं, वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा है। कितनी है? वर्तमान में 22 भाषा है। सभी अलग अलग हमने संविधान संशोधन करके जोड़ी है, तो ये भी आपको याद रखना। वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप सपने किससे दूर चले जाओगे। ठीक है, दूर जाते जाओगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है? तो सीएजी की बात करें तो सीएजी कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष, 65 वर्ष की अगर उम्र हो जाए तो भी वह अपना रिटायर हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये हमारा क्या पॉलिटी के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्या पॉलिटी के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? अब हमारे 5 किसके आएंगे? भूगोल के आएंगे। ठीक है, भूगोल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे। तो पृथ्वी का क्या कर रहा है? पृथ्वी की किस परत में तैरता हुआ महाद्वीप सिद्धांत लागू होता है? तो पृथ्वी की किस परत पर तैरता हुआ सिद्धांत लागू होता है? किस पर होता है? यह क्रस्ट पर होता है। ठीक है, किस पर होता है? क्रस्ट पर होता है। क्रस्ट क्या है? जो पृथ्वी की लेयर, अगर पृथ्वी की अपन लेयर की बात करें, ये मान लीजिए पृथ्वी की लेयर, तो ये क्या है? कोर। ये हो जाएगा कोर, ये हो जाएगा मेंटल, और ये क्या आ जाएगा? क्रस्ट। तो ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी का ये केंद्र है, तो ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी का लेआउट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मोसिनराम। कहाँ? मोसिनराम। यह कहाँ है? मेघालय। मोसिनराम कहाँ है? मेघालय। तो ये भी आपको याद रखना, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मोसिनराम, मेघालय में। यह भारत की बात कर लो या विश्व की बात कर लो, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यही होती है, मोसिनराम, मेघालय में ही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो गंगा नदी, क्या पूछा गया है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? क्या पूछा गया हमसे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है। तो भारत की इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे महत्वपूर्ण शहर है। महत्वपूर्ण कौन कौन से शहर है? एक तो पटना, कौन सा है? पटना, प्रयागराज, पटना, प्रयागराज। ठीक है, पटना, प्रयागराज, और अपने बहुत सारे और भी है। ठीक है, पटना, प्रयागराज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण शहर है। अगला देखते हैं। अगला क्या? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो होने वाली है हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये लंबी की बात करा, कहाँ लंबाई की बात करा तो एंडीज होने वाली है। कौन सी? एंडीज होने वाली। एंडीज कहाँ है? अगर एंडीज की बात करें तो ये होने वाली दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होने वाली है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये तो लंबाई की बात कर, लंबाई की बात करें तो एंडीज होने वाली है। अगर ऊंचाई की बात करें, सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला, सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो वो होने वाली है हिमालय। वो कौन सी होने वाली है? सर्वाधिक ऊंचाई वाली हिमालय होने वाली है। तो दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। तो भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल है? थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। और भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान। थार मरुस्थल की बात करें तो यह होने वाला है राजस्थान। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल है। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो अपन, राजस्थान तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्या राजस्थान हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा होने वाला है हमारा राज्य। राजस्थान क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसके पहले कौन था? मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद क्या? मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया और राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? हमारे जो ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन हो चुके। अब हमारा क्या? इतिहास आने वाला। इतिहास के क्वेश्चन आ गए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध क्या पूछा गया है? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? क्या पानीपत के तीसरे युद्ध की बात कर रहा है? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। किन किन के बीच हुआ था? तो अफगानिस्तान के अफगान और मराठा के बीच, अफगान और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, अफगान और मराठा। और अफगानों में कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली था। तो ये भी आपको याद रखना। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने पहली बार युद्धक विमान का प्रयोग किस युद्ध में किया था? भारत ने पहली बार युद्धक विमान की बात करा, युद्ध फाइटर प्लेन का यूज कब किया था? तो दूसरा विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में इसने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। कब हुई थी? ग्वालियर में। जो सिंधिया नरेश थे, ग्वालियर के नरेश थे, उन्होंने धोखा दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है। तो किस सुल्तान ने दहसला नामक कर प्रणाली थी? ये इंपॉर्टेंट है। दहसला नामक कर प्रणाली किसने शुरू की? तो ये अकबर ने शुरू की थी। और अकबर के भी किसने? अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। तो टोडरमल ने शुरू की थी ऐसे तो, लेकिन सुल्तान की बात कर रहा था, कौन सुल्तान होने वाला? अकबर होने वाला। लेकिन अगर टोडरमल ने कौन सी कर प्रणाली शुरू की थी? तो दहसला प्रणाली शुरू की थी। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। किसने करी थी? इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई और दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो हमारे क्या 5 क्वेश्चन हमारी हिस्ट्री के भी हो गए। अब कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सीपीयू का पूरा नाम हमें बताना, क्या बताना है? सीपीयू का पुराना नाम। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये दिल्ली पुलिस या सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, रेलवे की भी। तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या होता है? हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 1 गीगाबाइट 1 GB में कितने MB होते हैं? 1 GB में कितने MB होते हैं? 1 GB की बात करें, 1 GB में जो होते हैं 1024, कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं। ठीक है, 1024 MB होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1024 MB होता है। ठीक है, लगभग यही रेशो चलता है। अगर यहाँ 1 TB की बात करें, 1 TB में कितने GB होते हैं? 1024 होते हैं, 1024 GB होता है। ठीक है, 1024 GB होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। अगला देखते हैं। तो अगला क्या? आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। कितने बिट का? 32 बिट का होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हमारे आ गए जनगणना के टॉप 5 क्वेश्चन आए हैं। तो जनगणना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूछी गई है। तो कितनी थी? 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। और लगभग हमारी कितने, अगर परसेंट में बात करें, विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% जनसंख्या थी। कितनी? लगभग 17% जनसंख्या थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? सिक्किम होने वाला। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम होने वाला। अगर अधिक आबादी की बात करें, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, अधिक की बात करें तो यूपी होने वाला। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश होने वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात की बात करें तो 943। कितना है? भारत में लिंगानुपात 943 होने वाला। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? सर्वाधिक लिंगानुपात, अगर सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें, सबसे अधिक लिंगानुपात होने वाला है केरल में। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ होता है? केरल में। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम होने वाला है हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा कहाँ होने वाला है? हरियाणा में होने वाला। ठीक है, तो सबसे कम हरियाणा में, सबसे अधिक केरल में होने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? भारत में साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होने वाला। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में, ये आपको याद है। और सबसे कम बिहार में होने वाली। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या कितने वर्ष में होती है? भारत में क्या जनगणना की बात करा, तो भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। कितने? 10 वर्षों के बाद होती है। भारत में पहली जनगणना की बात करें तो 1872 में। भारत में जनगणना पहली कब हुई थी? 1872 में, मेयो के काल में। कब हुई थी? मेयो के काल में। कब हुई थी? मेयो के काल में, 1872 में। लेकिन 1881 में रिपन के काल में हुई थी। किसके? रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, नियमित जनगणना 1881 से हो रही है, 10 वर्ष के अंतराल में, रिपन के काल से शुरू हो रही है। ठीक है, तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।